हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। ठीक है, तो देखो कल वीडियो जो है वो शाम को आई थी। ठीक, आज की जो वीडियो है वो भी आपको शाम को ही मिलेगी। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली कल हम जो है नॉर्मल एज़ यूजुअल जो हम मॉर्निंग के टाइम में जाते हैं। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में आपसे मिलते हैं इन वे ऑफ वर्चुअल वे, जो वीडियो के थ्रू मिलते हैं, तो वैसे हम मिलेंगे। ठीक है, आज और जो कल गया है दिन, उसके लिए बेयर विद मी, राइट। चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। और उससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि कौन सा डे आज 8 तारीख को हम ऑब्जर्व करते हैं। देखो, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की अगर हम बात करें तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। रेड क्रॉस जो सोसाइटी है या जो रेड क्रॉस है, ठीक है, ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी? ये रेड क्रॉस जो है उसके फाउंडर कौन है? उसके फाउंडर हैं सर हेनरी डुनट। ठीक है, सर हेनरी डुनट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है स्टैटिक का बना के। ये सिर्फ इसी के रेड क्रॉस के ही फाउंडर नहीं है, ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC के फाउंडर भी हैं। पहले नोबेल प्राइज़ विनर हैं। ठीक है, पहला नोबेल प्राइज़ मिला था इन्हें जिनीवा में 1828 में इनका जन्म हुआ था। और पहला नोबेल प्राइज़ जो पहली बार दिया गया था, या नोबेल प्राइज़ जो पहली बार आया था, वो 1901 दैट इज़ 1901 में मिला था। ठीक है, आगे चलते हैं। थैलीसीमिया डे। थैलीसीमिया क्या होता है? देखो, ये खून की रक्त की बीमारी होती है जब RBC जो होते हैं ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, प्लेटलेट्स में कुछ नहीं होती। 3 चीज़ें तो होती हैं ब्लड में, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, है ना, जनरली। ठीक, तो वाइट ब्लड सेल्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्लेटलेट्स में भी नहीं होती। जो आपका रेड ब्लड सेल्स है उसका काउंट जो है वो इंक्रीज़ होता है, प्लस उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। ठीक है, शेप चेंज हो जाना, उसकी डिफॉर्मिटी आ जाना, माल फंक्शन करना, ये जो है वो होता है थैलीसीमिया में। तो इसी के लिए ही हम वर्ल्ड थैलीसीमिया डे 8 मई को ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम है एम्पावरिंग लाइफ, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलीसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ठीक है, थैलीसीमिया जैसे मैंने बताया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो प्रॉपर तौर से खून नहीं बनने देता। डिफॉर्मिटी आ जाती है रेड ब्लड सेल्स में, तो प्रॉपर जो खून बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। ठीक है, ये डिजीज़ में ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, माल फंक्शन करते हैं, एंड लाइक खून की कमी होती है तो इंसान वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर, राइट। चलो क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखो, मई में ही REC लिमिटेड ने रिसीव किया है एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट RBI से। अब ये RBI ने जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है वो किस लिए दिया है? वो दिया है ताकि ये लोग सेट कर सकें एक सब्सिडरी किस सिटी में। ठीक है, REC लिमिटेड की सब्सिडरी किस सिटी में सेटअप कर सकें, स्थापना कर सकें। तो ये गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में जो है वो सेटअप कर सकें। ठीक है, FSCA के अंडर जो REC लिमिटेड है वो बेसिकली REC लिमिटेड ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवाया है RBI से, ताकि ये अपनी खुद की सब्सिडरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस गिफ्ट सिटी में गांधीनगर गुजरात में सेटअप कर सकें। एंड प्रपोज सब्सिडरी विल एंगेज इन द रेंज ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो गिफ्ट सिटीज़ में होगी, जैसे लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और भी जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू इट। ठीक है, गिफ्ट सिटी प्लेटफॉर्म काफ़ी बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड इट विल गिव अ इंटरनेशनल लेंडिंग एक्टिविटीज़ that will have a world class infrastructure, क्योंकि जो गिफ्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीज़ें हैं, that is too much like I would say it is better than the good, like काफ़ी बढ़िया है in a way। ठीक, चलो आगे चलते हैं। मई के महीने में ही अभी पेटीएम मनी ने अपॉइंट किया है राकेश सिंह को अपने न्यू CEO के तौर पे। अगर ये न्यू CEO है तो इनसे पहले कौन थे? क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, इनसे पहले थे वरुण श्रीधर। ठीक है, वरुण श्रीधर इनसे पहले थे। अब ये पहले से CEO थे
अब कौन बन गए? राकेश सिंह जी। राकेश सिंह जी पेटीएम मनी के सीईओ हैं, करंट सीईओ ये हैं, ठीक। इनका ऑफिस कहाँ है? जो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में है, जो इनका ऑपरेटिंग ऑफिस है वो बेंगलुरु में है, दैट इज़ इन कर्नाटका, ठीक है। जो आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग वन, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर का REG लिख रही हूँ मैं, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है पेटीएम मनी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, दिल्ली में है। और ऑपरेटिंग की बात करोगे अगर, ऑपरेटिंग ऑफिस जो है, हेड ऑफिस जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है। 2017 में इट वॉज बीन इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ था पेटीएम मनी, ठीक। चलो आगे चले, ठीक है, वही चीज़ देखिए। और अच्छा, वरुण श्रीधर जो हैं वो अब लीड करेंगे पेटीएम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। उसके जो होंगे वो कार्यभार उसका संभालेंगे, जो बेसिकली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स पे काम करती है। कौन? पेटीएम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। चलो आगे चलते हैं। मई के महीने में ही अभी आरबीआई ने अलाउ किया है SPDs। SPDs क्या हैं? SPDs हैं हमारे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। कौन है? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स। कौन होते हैं ये? ठीक है, एक तो ये कौन होते हैं, दूसरा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये तो जानेंगे ही ना। आरबीआई ने अलाउ किया है जो SPDs हैं, दैट इज स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, कि वो बोरो कर सकते हैं टू बोरो इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम देयर पेरेंट कंपनीज। दे कैन बोरो टू देयर जो भी उनकी फॉरेन कंपनी जो फॉरेन करेंसी है उससे बोरो कर सकते हैं अपनी पेरेंट, जो बेसिक जो उनकी लाइक पेरेंट कंपनी है उसको, एंड ऑथराइज कर सकते हैं एंटिटीज़ को। हेयर जो SPD में S है वो क्या है, ठीक है। देखो एक आंसर तो हमें क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मिल गया, जो था हमारा स्टैंड अलोन, ठीक है। स्टैंड अलोन में S क्या है, मतलब SPD में S क्या है, दैट इज़ आपका स्टैंड अलोन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो पढ़ते पढ़ते हमने एक क्वेश्चन मार्क लगाया, दैट इज़ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स या SPD क्या है। ये या तो सब्सिडरी होती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक की, या जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं NBFCs वो होते हैं, ठीक है। आइदर दे आर द सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है, और द NBFCs जो रजिस्टर्ड हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं कंपनी एक्ट के अंदर, ठीक है, वो कंसीडर की जाती हैं स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स के तौर पे। अब आरबीआई ने क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं दे आर अलाउड टू बोरो इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में दे कैन बोरो फ्रॉम देयर पेरेंट कंपनी, और जो भी एंटिटीज़ हैं जिन पे उनका ऑथराइजेशन है, ये SPDs एक्सेस कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नेस्ट्रो अकाउंट में। अब ये नेस्ट्रो अकाउंट क्या है? देखो दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है नेस्ट्रो, ठीक है, एक होता है वोस्ट्रो। ये नोस्ट्रो वोस्ट्रो क्या है पहले यही समझ लेते हैं, आगे की चीज़ तो तब समझेंगे ना जब इतना यहाँ तक समझ में आएगा, है ना, ठीक है। नोस्ट्रो इज़ समथिंग आर्स, ठीक है, इसको आप एक वर्ड लिख लो, इसका जो मीनिंग होता है ना वो होता है आर्स, ठीक है, और ये है योर्स। अब ये कैसे आर्स और योर्स है? देखो नोस्ट्रो में क्या होता है, नोस्ट्रो में कोई भी जो आपका घरेलू बैंक है, ठीक है, जो भी आपका भारत में, हम भारत के निवासी हैं, हम भारत में रहते हैं, तो हमारा जो भी बैंक है, जो भारत में बैंक है, वो घरेलू बैंक हो गया एक तरह से। उसके द्वारा दूसरे देश में रखा गया एक जो भी बैंक खाता है, उससे जो विदेश द्वारा मुद्रा दर्शाई जाती है, जैसे अभी लेट्स से मैं किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है, या अगर चलो ए लिख लिया, एक्सेस बोल देते हैं, ठीक है, अगर मेरा इस पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो ये घरेलू बैंक है। अब इसके द्वारा कोई फॉरेन करेंसी में मैं डील कर रही हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी XYZ कंट्री है, कोई फॉरेन कंट्री है,
उसमें मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। आई नीड, अगर मैं डील कर रही हूँ स्टॉक्स में, बिजनेस फॉर्म में, किसी भी XYZ फॉर्म में, तो आई, या कहीं पे भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, तो आई नीड द करेंसी ऑफ दैट कंट्री ना, टू बाई एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ को बाई करने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी चाहिए होगी। तो नॉस्ट्रो में क्या होता है, जो भी आपका घरेलू, जो भी आपका देश का बैंक है, वो एक अकाउंट खोलेगा वहाँ जो विदेश में बैंक है उसमें, और वो जो करेंसी में डील होगा वो उनकी करेंसी में डील होगा थ्रू माय अकाउंट जो अभी भारत में है, ठीक है। समथिंग दैट इज़ आर्स, ठीक है। हमारे भारत में हमारा एक बैंक अकाउंट है, वो डील कर रहा है किसी पर्टिकुलर कंट्री के बैंक के साथ, एंड दैट अकाउंट, उसमें जो पैसा है, जो करेंसी वहाँ यूज़ हो रही है, उसमें फिर आगे जो मेरी बिजनेस डीलिंग्स हैं वो होंगी, ठीक। ये हो गया हमारा नॉस्ट्रो। वॉस्ट्रो हो गया योर्स। योर्स मतलब तुम जो बाहर से आके हमारे यहाँ पे हमारे अकाउंट में, लेट्स से सेम केस, जैसे अभी मैंने बोला मैं बाहर डील कर रही हूँ, तो कोई बाहर का बंदा इंडिया में डील करना चाहता है, रुपये में डील करना चाहता है, तो वो किसके थ्रू करेगा, वॉस्ट्रो, ठीक है। दैट इज़, उस टर्म को क्या कहेंगे, थ्रू नहीं करेगा, इट्स लाइक उस टर्म को क्या कहेंगे, उस टर्म को हम वॉस्ट्रो कहेंगे। दैट इज़ जो पर्टिकुलर XYZ किसी भी कंट्री का बंदा जिसका किसी भी XYZ कंपनी बैंक में अकाउंट है, वो इंडियन बैंक में बेसिकली जब अकाउंट खुलवाएगा और रुपीज़ में डील करेगा, हम रुपये यूज़ करते हैं, ठीक है, रुपीज़ में डील करेगा, दैट इज़ वॉस्ट्रो। हम बाहर जा रहे हैं, आर्स मनी, ठीक है, हमारी मनी, हम बाहर अकाउंट खोल रहे हैं, दैट इज़ नॉस्ट्रो। और कोई दूसरा बंदा हमारे देश में आ रहा है और रुपये में डील कर रहा है, दैट इज़ वॉस्ट्रो, ठीक है। नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो कुछ टर्म्स हैं अकाउंट्स, ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट, तो ये अकाउंटिंग टर्म है। अब कई बार क्या होता है ना, इंटरव्यू जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब RBI ने किया, ठीक है, इंटरव्यू को पता होता है कि उसको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। कभी कभार वो ये चीज़ नहीं पूछता कि RBI ने स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को अलाउ किया है टू डू सो एंड सो, ठीक है, वो नहीं पूछता। वो कहता है अभी ऐसा हुआ था कि RBI ने अलाउ किया था स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को कि दे कैन गो फॉर दिस, एंड भले ये एंटिटीज़ हो या उनकी खुद की पेरेंट कंपनी हो, सो एंड सो आर द थिंग्स आर इन न्यूज़। तो ये जो है इस न्यूज़ के अंदर जो SPDs हैं, ठीक है, वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किस अकाउंट में रख सकते हैं। आपको मान लो आपको पता है चीज़ें कि या आपको नहीं याद रहा नोस्ट्रो है, वोस्ट्रो है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। पहली बात तो अब याद रहना चाहिए क्योंकि मैंने नोस्ट्रो से बता दिया आपको आर्स और वोस्ट्रो इज़ योर्स, ठीक है। इससे एक और चीज़ देखो, एक बढ़िया चीज़ दिखी है, ये V है वोस्ट्रो का, V को थोड़ा सा बड़ा कर दो, Y बन गया, Y का योर्स आ गया, ठीक है, ऐसे याद रख लो। अब वोस्ट्रो योर्स है तो नोस्ट्रो क्या हो गया, आर्स हो गया। आर्स से मतलब आपका पैसा दूसरे उसमें, और वोस्ट्रो दैट इज़ योर्स, दूसरे का पैसा आपके जो रुपीज़ है उसमें, ठीक है। तो अगर पूछ लेता है ये सारी चीज़ें, एक सिनेरियो बता देता है कि ये न्यूज़ थी, अब बताओ वोस्ट्रो का अकाउंट्स हैं क्या, किस प्रकार के अकाउंट्स हैं। बैंकिंग अकाउंट्स ही हैं, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, अकाउंट्स ही हैं, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन देखे या डायरेक्टली पूछ ले कि नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट क्या होते हैं, यही पूछ ले, ठीक है। तो बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। इसीलिए जब हम करते हैं तो सिर्फ ये आंसर नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में, इनमें अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक टर्म है जो आपको जाननी चाहिए उसको भी डिस्कस करते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। SPD में हैव एक्सेस टू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो नॉस्ट्रो अकाउंट में होगी, सिर्फ नॉस्ट्रो अकाउंट में होगी फॉर ऑपरेशनल यूज़। SPD जो है वो यूरोज में डील करेगा एंड वुड ओपन एन अकाउंट विद अ बैंक इन यूरोपियन यूनियन फॉर ट्रांजैक्शन सेटलमेंट। जैसे मैंने बोला नॉस्ट्रो है तो यूरोप में जो भी यूरोपियन अकाउंट है वो वहाँ से डील किया जाएगा और जो सेटलमेंट होगी वो यूरोज में होगी, उनकी करेंसी में होगी। SPD हैव बीन क्लासिफाइड एज अथॉरिटाइज्ड डीलर कैटेगरी 3। अथॉरिटाइज्ड डीलर कैटेगरी 3 होता क्या है, दे आर द अथॉरिटी by RBI, they have the authority by RBI to carry out specific foreign exchange
transaction incidental to their business or to the activities they are performing, be it anything, ठीक है, be it buying stock, be it buying having business, anything, right? SPD included norms for the for risk management and interbanking dealings. Excess withdrawals जो हैं वो 5 डेज़ में बेसिकली विड्रॉल्स जो एडजस्टेड नहीं हुए हैं 5 डेज़ में उन्हें रिपोर्ट करना होगा आरबीआई को 15 दिन के अंदर में, ठीक है। A board of authorized dealer may set the net overnight open position limit for calculating the capital charge on forex risk, and such limit should not exceed 25% of the जो डीलर की टोटल कैपिटल है उसके 25% से ज़्यादा ऐसे रिस्क नहीं होने चाहिए, राइट। चलो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आरबीआई से ही है। चलो आज आरबीआई की सारी न्यूज़ पढ़ डालेंगे। आरबीआई ने प्रपोज किया है थोड़े कड़क स्ट्रिक्ट रूल्स, थोड़े कड़क या स्ट्रिक्ट मेजर्स फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड। अंडर द ड्राफ्ट रेगुलेशन लेंडर वुड बी रिक्वायर्ड टू एलोकेट हाउ मच ऑफ द टोटल लोन अमाउंट एज द जनरल प्रोविजन फॉर एग्जिस्टिंग अ न्यू लोन इन द कंस्ट्रक्शन फेज। वेरी गुड, तो दिस इज अप्रॉक्स 5%, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSC ने अलाउ किया है किस एंटिटी को कि वो इशू कर सकते हैं ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ओपनली, दैट इज बेसिकली नोन एज पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स को आप पी नोट के फॉर्म में भी ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, मतलब शॉर्ट में आप इसको पी नोट कह सकते हो। पी नोट या पार्टिसिपेटरी नोट क्या होते हैं? देखो, ये जो भी नॉन रजिस्टर्ड, जब भी कोई चीज़ रजिस्टर्ड नहीं होती सेबी के साथ एंड किसी भी फाइनेंशियल एंटिटी फॉरेन एंटिटी को इन्वेस्ट करना होता है, स्टॉक खरीदने होते हैं, ठीक है, सेबी के थ्रू, तो उस केस में पार्टिसिपेटरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो काम आता है जब कोई रजिस्टर। अब देखो सेबी है, ठीक है, एक हो गया रजिस्टर्ड वन, ठीक है, जो एंटिटीज़ हैं काफ़ी गवर्नमेंट, और एक हो गया नॉन रजिस्टर्ड वन। तो जो नॉन रजिस्टर्ड वन है, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट पी नोट जो आते हैं वो उसी के अंडर आते हैं। जब नॉन रजिस्टर्ड वन एंटिटीज़ फॉरेन एंटिटीज़ होती हैं, इन्वेस्टमेंट एंटिटीज़ होती हैं, दे वांट टू हैव शेयर्स, ठीक है, और उन्हें डायरेक्ट रजिस्टर नहीं होना है, ठीक है, तो दे कैन बाय थ्रू दिस, ठीक है, दैट इज़ पार्टिसिपेटरी नोट्स। एंड अभी जो क्वेश्चन है कि IFSCA ने अलाउ किया है किस एंटिटी को, तो ये नॉन बैंक एंटिटीज़ हैं, इनको अलाउ किया गया है फॉर द इशू ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट्स, ठीक है। एंड IFSCA परमिटेड नॉन बैंक एंटिटी रजिस्टर्ड विद सेबी एज द PFIs to issue ODIs with Indian security underlying asset in gift IFSC, and at present IFSCA allow banking units to issue P notes, ठीक है। IFSC का जो हेडक्वार्टर है वो गांधीनगर गुजरात में ही है, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में ही है। हेडक्वार्टर ऑफ IFSCA एंड आर जो आई थिंक, हाँ, के राजा रमन जी इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। के राजा रमन। आगे चलते हैं। रिसेंटली किस कंट्री ने इंक किया है एक एग्रीमेंट टू कनेक्ट इंडियाज़ पेमेंट सिस्टम, जो हमारा UPI है, विद उस कंट्री के इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम के साथ, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के साथ। ये किया है घाना ने, ठीक है। अब जो UPI है वो काफ़ी देशों तक पहुंच रहा है, तो घाना अब उनमें से एक है, ठीक है। घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल है एक्रा, और घानियन सीधी जो है वो इसकी करेंसी है, ठीक है। एंड नाना अकुफो, ठीक है, नाना अकुफो आदो जो है वो कौन है? इसके प्रेसिडेंट हैं घाना के, ठीक है। और अभी क्या हुआ है, जो क्वेश्चन था
वो यही था कि घाना और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो यूपीआई को इंटीग्रेट कर सकें विद इन 6 मंथ, ताकि जो फंड ट्रांसफ़र है वो बेटर और अच्छे टर्म्स पे अच्छे तरीके से हो पाए। डिसीजन जो लिया गया है वो जॉइंट एंड कमेटी मीटिंग हुई थी घाना में ही, उसके तहत लिया गया है। दोनों कंट्रीज़ जो हैं दे विल हैव अ सॉल्यूशन। ड्वेल हो गया, ड्वेल इनटू मतलब सोच विचार करना, ठीक है। बोथ कंट्रीज हैव ड्वेल इनटू डिस्कशन रिगार्डिंग द possibilities of MOU on digital transformation solution, local currency settlement system and the opportunity offered by the African Continental Free Trade Agreement, ठीक है। तो जो दोनों कंट्री हैं उन्होंने ड्वेल, ये फ्रेज है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब है। ड्वेल इनटू मतलब दे काइंड ऑफ थॉट ऑफ इट, विचार विमर्श किया और डिस्कशन की रिगार्डिंग ऑल द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन, पेमेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। विच कंपनी विल अनरिवील द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोटरसाइकिल इन जून 24। अभी तक जो जो CNG है वो कार्स में देखी होगी, मोटरसाइकिल दैट इज़ बाइक में नहीं देखी होगी, ठीक है। अभी जो है बजाज ऑटो जून में ही, 2024 में ही, अभी जून में ही, अगले महीने, ठीक है, ऐसी बाइक्स ला रहा है जो क्या होंगी, जिसमें CNG होगी, ठीक है। कुछ 20-1 हज़ार जो बाइक्स हैं वो निकाली जाएंगी। ब्रूज़र 125 CNG नाम से ये है, ठीक है। एंड अगर बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। राजीव बजाज जो है इसके MD हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में और MD जो है वो राजीव बजाज हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने बोला कि ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी, CNG है, ठीक है। तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस होगा वो भी बेटर माना जा रहा है। अभी के हिसाब से 20,000 CNG मोटर बाइक्स आने की उम्मीद है। जब आएंगी, जब लोग चलाएंगे, ठीक है, तब बाकी चीज़ें पता चलेंगी। चलो आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ फॉर 2024। तो ये फिलिस्तीन जर्नलिस्ट को मिला है, क्योंकि जो गाजा स्ट्राइक में इतना उन्होंने क्या हालात थे हम देख ही रहे थे, कितनी जर्नलिस्ट की मौत भी हुई, ठीक है। तो उसी वजह से इन्हें जो है वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 24 जो है वो दिया गया है। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी सैंटियागो चिले में। तो सैंटियागो में इनको ये डिसाइड किया गया कि जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट हैं गाज़ा में, इट इज़ हैविंग द ग्रेव इज़ बहुत ही संगीन काइंड ऑफ, बहुत ही डीप वर्ड तो एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही घातक जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं जर्नलिस्ट को, ठीक। एंड यूनेस्को अवार्ड की बात करें, यूनेस्को या फिर गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड की बात करें तो ये बेसिकली जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1997 में ये क्रिएट हुआ था। एंड डिफेंस प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बेसिकली जर्नलिज्म के क्षेत्र में जितना भी डेंजर खतरा है उसको उठाते हुए जो जर्नलिस्ट जैसे जर्नलिज्म करते हैं उस चीज़ को बेसिकली प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए दिस अवार्ड इज़ बीइंग गिवन विद इन द UN सिस्टम। एंड ये किसके नाम पे रखा गया, ये गुलिर्मो कैनो इसाजा एक जर्नलिस्ट थे, कोलंबियन जर्नलिस्ट थे, ठीक है। उनकी हत्या कर दी गई थी उनके ऑफिस के आगे फॉर हिज न्यूज़पेपर एल स्पेक्टाडोर इन बोगाटा कोलंबिया 17 तारीख को, 17 दिसंबर 1986 में, ठीक है। उसके बाद दिस अवार्ड, दिस प्राइज़ इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस इन द नेम ऑफ द पर्सन। आगे चलते हैं। विच इंडियन सिटी विल होस्ट भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 जो है वो दिल्ली NCR में ही होगा, ठीक है। आई थिंक 25 में, ये 17 से 22 जनवरी के बीच में होगा, 17 to 22 जनवरी। देखो अभी जो ऑटो एक्सपो होते हैं वो 2 साल में होते हैं, ये अब आ जाएगा तो ये हर साल में, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देगा ऑटो एक्सपो को।
और ये हर साल होगा, ठीक है। 3 फेजेस में होगा, 3 वेन्यूज़ पे होगा बेसिकली। दिल्ली एनसीआर में भारत मंडपम में, ठीक है, प्रगति मैदान, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट इन ग्रेटर नोएडा एंड यशोभूमि इन द्वारका। फर्स्ट एक्सपो जो होगा भारत मंडपम में होगा फरवरी में 2024 में, ठीक है। एंड अंडर द भारत मोबिलिटी अम्ब्रेला ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विल ऑर्गेनाइज द customer focused motor show which is typically a ticketed event, ticket leke you have to go, and that will be there at the Pragati Maidan. Global Component Expo will be organized by the Automotive Component Manufacturer Association at Yashobhumi in Dwarka. और जो 3 इवेंट शो होगा वो भी ऑलमोस्ट राउंड ऑफ हो जाएगा इन नोएडा में, ठीक है। सपोर्ट पूछें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज बोथ आर सपोर्टिंग द इवेंट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तेजस्विन शंकर सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो ही इज एसोसिएटेड विद हाई जंप, ठीक है। मेडल जीता है इन्होंने हाई जंप में, ठीक। इन्होंने मेंस हाई जंप टाइटल जीता है बेसिकली USA FT थ्रो फेस्टिवल में जो अभी हुआ है एरिज़ोना में, टक्सन में, एरिज़ोना में, एंड ही हैज़ वॉन द टाइटल विद द सीजन्स बेस्ट इक्वलिंग एफर्ट ऑफ 2.23 मीटर्स, ठीक है। पर्सनल बेस्ट रैंक उनकी 2.29 मीटर्स रही है, ठीक है। एंड अगर सेकंड की बात करें तो आर्ने सेयर्स जो USA के हैं वो उन्होंने सेकंड आए हैं। रॉबर्टो विल्ची मैक्सिको के थर्ड आए हैं। एंड ये सिल्वर लेवल मीट है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर के दौरान होती है। एंड परफॉर्मेंस जो है इस इवेंट्स में वो हेल्प करती है ओलंपियंस को, जैसे क्वालिफाई होते हैं ना, ओलंपियन रैंकिंग पॉइंट होती है, और पैरिस ओलंपिक में जैसे ओलंपिक में क्वालिफाई होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो सेम काइंड ऑफ इवेंट है, ठीक है। चलो, so this was it from today's session. I hope you guys would have liked it. लाइक किया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू टुमारो in the morning most probably. Okay, bye.